हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी IAS प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का लेक्चर नंबर 5 है और पिछले वीडियो में हमने ट्रिपल सी का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से रिलेटेड टोटल हमने 100 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर 30+ MCQ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो पार्ट वाइज वीडियो होते हैं। जैसे कि यह चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 वीडियो है और इस वीडियो में हम 30+ MCQ कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वह चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो होगा और उसमें भी 30+ MCQ डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से टोटल हम यहाँ पर 1000 MCQ कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज MCQ होंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं वो सभी आपको हमारी वेबसाइट upsciprime.com पर बिल्कुल फ्री में PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं और अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने नोट्स ओपन कर लिए हैं और यह चैप्टर नंबर 2 है और इसमें टोटल हम 100 MCQ कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 2। तो चलिए इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज, लिनक्स, ओरेकल या डॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओरेकल। ओरेकल जो है, ओरेकल एक डेटाबेस कंपनी है जो ऑनलाइन डेटा को मैनेज करती है। लेकिन यहाँ पर जो विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, डॉस हो गया, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लिनक्स कर्नल द्वारा आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लिनक्स कर्नल का आविष्कार किसने किया था। जो लिनक्स कर्नल है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जो लिनक्स कर्नल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है। यह कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है और इसका आविष्कार 1991 में लिनक्स टर्नवाल्ड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स टोरवाल्ड इज करेक्ट आंसर। इन्होंने 1991 में लिनक्स कर्नल का आविष्कार किया और यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है DSM का पूरा नाम। यानी कि DSM का पूरा नाम क्या होता है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिमोरलाइज्ड सिस्टम मेमोरी या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी या डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल या डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी DSM का पूरा नाम होता है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह यूजर और किसके बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम एप्लीकेशन या ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यह यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DOS में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ क्या होती है। यानी कि जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें जो फाइल होती हैं फाइल की अधिकतम लेंथ क्या है। यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल की अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 5 होगा या ऑप्शन नंबर बी 8 होगा या ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें अधिकतम फाइल की लेंथ 8 होती है। यानी कि 8 इसकी, तो अधिकतम इसकी फाइल की लेंथ 8 होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, जिस जो लिखा है इसका जगह पर होगा किस। यानी कि कमांड इंटरप्रेटर को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कमांड इंटरप्रेटर दिया गया है इसके बारे में हम समझते हैं कि कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है। तो कमांड इंटरप्रेटर जो होता है इसको कमांड प्रोसेसर या सेल कहा जाता है। कमांड इंटरप्रेटर को हम कमांड प्रोसेसर भी कह सकते हैं या इसको हम सेल कहते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सेल। कमांड इंटरप्रेटर जो
होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है। जो कमांड इंटरप्रेटर होता है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक मुख्य पार्ट होता है। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करता है। कमांड लाइन इंटरफेस में काम करता है, यानी कि कंप्यूटर में अगर कोई भी काम करना हो तो हम कमांड देके काम करते हैं। लेकिन जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। ये बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा यही आजकल चलते हैं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन कमांड इंटरप्रेटर में हम कमांड देके कंप्यूटर में काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कमांड इंटरप्रेटर को हम कमांड प्रोसेसर या कमांड सेल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कंप्यूटर के पूरे संचालन को कौन नियंत्रित करता है। यानी कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जो कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर हमारा कैसे काम करेगा और जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होंगे उनको कौन नियंत्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर यही है कि कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर बी वर्किंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी पेरिफेरल सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरे कंप्यूटर को संचालन करता है और यही बताता है कि किस डिवाइस को किस प्रकार का काम करना है, और कंप्यूटर से जो भी हार्डवेयर जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं यही सभी को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंप्यूटर को पूरा संचालित करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ट्रिपल सी जो एग्जाम है उसमें ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो विंडोज होता है क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा या ऑप्शन नंबर बी फॉल्स होगा। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी लोग आजकल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब आरंभ हुआ था। यानी कि जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कब आरंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर 1980, ऑप्शन नंबर बी 25 नवंबर 1995, या ऑप्शन नंबर सी 20 नवंबर 1985, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 20 नवंबर 1985 को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को आरंभ किया गया था। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि डेस्कटॉप पर समय और दिनांक कहाँ दिखाई देता है। यानी कि जो कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन होती है इसमें डेट और टाइम कहाँ पर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए माई कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर बी डेस्कटॉप, या ऑप्शन नंबर सी टास्क बार, या ऑप्शन नंबर डी स्टेटस बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसमें डेट और टाइम टास्क बार में दिखाई देता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, थोड़ा हम डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में यहाँ समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोट्स को मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टास्क बार क्या है। तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है पूरी की पूरी स्क्रीन होगी हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन। ये पूरी की पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, और इस साइड में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में दिखाई देते हैं ये हमारे डेस्कटॉप आइकन होते हैं, और सबसे नीचे जहाँ पर जो ब्लैक कलर की एक पट्टी दिखाई देती है ये हमारी टास्क बार है। ये टास्क बार है, और टास्क बार के राइट साइड में ही यहाँ पर हमको डेट और टाइम मिल जाएगा जो कंप्यूटर में दिखाई देता है। और यहाँ पर ये हमारी स्टार्ट बटन होती है। अगर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है तो हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर को अगर शट डाउन करना चाहें तो यहाँ पर पावर बटन होती है, यहाँ से अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, स्लीप मोड में कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार के राइट साइड में डेट और टाइम दिखाई देता है, और राइट साइड से ही हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहाँ से हम कंप्यूटर में नोटिफिकेशन वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। और जो डेट और टाइम होता है यह डेस्कटॉप स्क्रीन में टास्क बार के राइट साइड में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेट और टाइम टास्क बार में दिखाई देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है
कि आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी कि आजकल सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, या ऑप्शन नंबर डी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी मैकिंटोश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और आजकल इसके कई वर्जन मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं। तो सबसे पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किस कैटेगरी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर का मतलब ये होता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ कई यूजर इस पर काम कर सकते हैं, और मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, सबसे पहले यहाँ पर टास्क के बारे में समझ लेते हैं। टास्क का मतलब होता है कार्य, यानी कि जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे ये एक साथ कई कार्यों को कर सकते हैं। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक साथ कई यूजर किसी भी प्रकार के कई काम को कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो बायोस है बायोस का प्रयोग किसमें किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, या कंपाइलर में, या इंटरप्रेटर में, या ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बायोस के बारे में समझ लेते हैं कि बायोस होता क्या है। तो जो बायोस है बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ट्रिपल सी एग्जाम में बायोस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, और यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए जिम्मेदार होता है। बूट का मतलब होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है इसको स्टार्ट करने की अहम भूमिका निभाता है। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले उसमें बायोस का ही प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। बायोस जो होता है बायोस हार्डवेयर के कनेक्शन का पता करता है कि सभी कनेक्शन ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बायोस कंप्यूटर की रोम मेमोरी में मौजूद होता है, यह कंप्यूटर के चालू होने पर हार्डवेयर की पहचान और उन्हें कॉन्फ़िगर करता है। तो बायोस जो है कंप्यूटर में इसकी अहम भूमिका होती है। बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है, और बायोस जो होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहां पर कंप्यूटर स्टार्ट होगा, वो बायोस का ही काम होता है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है किल 9 कमांड द्वारा कौन सा संकेत भेजा जाता है, यानी कि एक होती है किल 9 कमांड। तो जो किल 9 कमांड है इसके द्वारा हम कौन सा संकेत भेजते हैं। ऑप्शन नंबर ए ट्रिम, या ऑप्शन नंबर बी एंड, या ऑप्शन नंबर सी स्टॉप, या ऑप्शन नंबर डी किल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा किल। किल 9 के माध्यम से हम किल नाम का कमांड भेजते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में गेम बार ओपन की शॉर्टकट क्या होती है। अगर हम कंप्यूटर में विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो इसमें अगर हमको गेम बार ओपन करना है तो इसकी शॉर्टकट क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए विंडोज F2, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल जी, या ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट जी, या ऑप्शन नंबर डी विन जी यानी विंडो जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट होती है विंडो जी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जैसे कि अभी हम कंप्यूटर पर हैं और यहाँ पर हम कीबोर्ड से विंडो बटन के साथ जी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारा गेम बार ओपन हो जाता है। ये हमारा गेम बार होता है और इसको हम बंद भी कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ये हमारा यहाँ से बंद हो जाएगा। तो गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट विंडो जी होती है और ये विंडो 10 में ही काम करेगा केवल, बस। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइल को डिलीट करने के बाद फाइल कहाँ स्टोर होती है। यानी कि कंप्यूटर में जब हम किसी भी फाइल को अगर डिलीट कर देते हैं तो वह फाइल हमारी कहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए रिसाइकल बिन, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, या ऑप्शन नंबर सी टास्क बार, या ऑप्शन नंबर डी रैम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो फाइल को डिलीट करने के बाद हमारी फाइल स्टोर होती हैं वह रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर रिसाइकल बिन। जैसे कि यहाँ पर जो हम फाइल डिलीट करते हैं दो तरीके से डिलीट करते हैं। अगर किसी भी फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं तो बस उस फाइल को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से हम डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो वो फाइल जो होगी डिलीट होके रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। अगर उसको हम परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से हम शिफ्ट डिलीट के साथ प्रेस कर देंगे, जो फाइल डिलीट होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं तो शिफ्ट के साथ डिलीट की हुई फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएंगी, और जिन फाइल को हम केवल डिलीट बटन के साथ डिलीट करते हैं यानी कि डायरेक्ट डिलीट कर देंगे वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं रिसाइकल बिन होता क्या है। तो आते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दिस पीसी के नीचे एक हमको मिलेगा रिसाइकल बिन। ये रिसाइकल बिन होता है, अगर हम किसी भी फाइल को डिलीट कर देंगे तो वो हमारी रिसाइकल बिन में ही आ जाती है। रिसाइकल बिन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से उस फाइल को हम फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करेंगे तो वो फाइल जहाँ से हमने डिलीट किया था उसी लोकेशन पर आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यह माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या विंडोज का है या ऑप्शन नंबर सी ओपन सोर्स है या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज है। तो जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पर जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है यह हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता बल्कि हमारा प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है। यानी कि अगर हम कंप्यूटर पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं और वहां पर हमको स्टार्ट मेनू ओपन करना, जो स्टार्ट बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको ओपन करना है, तो इसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल एस्केप, या ऑप्शन नंबर बी प्रेस विंडो की, या ऑप्शन नंबर सी ये एंड वी, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, आएंगे डेस्कटॉप स्क्रीन पर। जैसे कि यहाँ पर हमको विंडोज की ओपन करना है तो कीबोर्ड से हम विंडो बटन ओपन कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट बटन ओपन हो जाएगा, या फिर हम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे यहाँ से ओपन हो जाएगा, या फिर हम कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी हम स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हम कंट्रोल एस्केप से भी स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड से केवल विंडो की प्रेस कर देंगे, यहाँ से भी स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूनिक्स के बारे में ही समझते हैं कि यूनिक्स होता क्या है। तो यहाँ पर जो यूनिक्स है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यह टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है यूनिक्स क्या है। यूनिक्स हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन इसमें पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है, यानी कि जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा यूनिक्स पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मैक ओएस यानी कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर बी एमएस डॉस, या ऑप्शन नंबर सी फिडोरा, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एमएस डॉस। एमएस डॉस इसका करेक्ट आंसर है, और जो एमएस डॉस है इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा एमएस डॉस का फुल फॉर्म होता है, और यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो यूनिक्स है ये हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रिपल सी में पूछा भी जाता है कि यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यूनिक्स हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि यहाँ पर जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिंगल यूजर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल यूजर के बारे में समझते हैं कि सिंगल यूजर होता क्या है। सिंगल यूजर का मतलब होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारा सिंगल यूजर होता है। और एक आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें एक टाइम में
कई यूजर काम कर सकते हैं। जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो आता है ये हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर जो MS DOS दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक टाइम में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज 7, या ऑप्शन नंबर बी वर्ड, या ऑप्शन नंबर सी फोटोशॉप, या ऑप्शन नंबर डी एक्सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंडोज। विंडोज जो है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप दिए गए हैं ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के लिए बनाए गए हैं और यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से विंडोज 7 नहीं है, बल्कि वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा गया है विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदला जाता है। यानी कि जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड होता है अगर इसकी हमको सेटिंग बदलना हो तो इसके लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डिस्प्ले सेटिंग। यानी कि अगर हमको विंडोज 10 में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की सेटिंग को बदलना होता है तो हम डिस्प्ले सेटिंग का यूज करते हैं। लेकिन ट्रिपल सी में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज बदलने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए जो ऑप्शन नंबर सी है पर्सनलाइज, इस ऑप्शन का यूज करके हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड की इमेज बदल सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले सेटिंग को बदलना है तो उसके लिए हम डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले सेटिंग। तो चलिए थोड़ा यहाँ पर हम देख लेते हैं, आते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। जैसे कि यहाँ पर अगर हमको डिस्प्ले की सेटिंग चेंज करना हो तो हम खाली एरिया जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर माउस की राइट बटन क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर मिलेगा एक हमको डिस्प्ले सेटिंग का और एक हमको मिलेगा यहाँ पर पर्सनलाइज का। तो हम डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की जो भी डिस्प्ले की सेटिंग होंगी यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड की सेटिंग है उनको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम अपने कंप्यूटर की जो डिस्प्ले की सेटिंग हो, बैकग्राउंड की सेटिंग होती हैं उनको यहाँ से चेंज करते हैं। लेकिन अगर बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे और हमको पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। कुछ इमेज यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देती हैं, जैसे ये वाली इमेज लगाना है, क्लिक कर लेंगे और डेस्कटॉप पर आएंगे तो इमेज ऑटोमेटिक यहाँ पर बदल जाएगी। अगर हमको वही फिर से लगाना है तो उसी इमेज पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें हमको कोई सॉलिड कलर लगाना हो तो यहाँ से हम सॉलिड कलर सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर स्लाइड शो लगाना चाहें तो क्लिक करके स्लाइड शो पर क्लिक कर लेंगे और इस फोल्डर में जितनी भी इमेज होंगी ऑटोमेटिक वो एक एक करके बदलती रहती हैं। अगर अपने आप फोल्डर चेंज करना है तो ब्राउज में आना है और यहाँ से जिस भी फोल्डर में इमेज हो उस फोल्डर को सेलेक्ट करके चूज दिस फोल्डर पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पर जो नीचे टाइमिंग होगी उतनी ही टाइमिंग में इमेज उसमें चेंज होती रहती हैं। अगर केवल हमको पिक्चर लगाना है तो पिक्चर पर क्लिक कर लेंगे। कुछ पिक्चर यहाँ पर ऑलरेडी हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में जो भी पिक्चर है उन पिक्चर को हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डेस्कटॉप बैकग्राउंड की सेटिंग को बदल सकते हैं। अगर हमको डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज करना हो तो हम पर्सनलाइज ऑप्शन का यूज करके वॉलपेपर भी बदल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेटिंग को बदलने के लिए पूछा गया है तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर ए डिस्प्ले सेटिंग का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 22 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है कर्नेल क्या है। जो कर्नेल होता है क्या है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स इंटरफेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्राफिक्स इंटरफेस होता है। या ऑप्शन नंबर बी स्टोरेड ऑन ए चिप, चिप में स्टोर किया गया डेटा होता है। या ऑप्शन नंबर सी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लिनक्स एंड यूनिक्स, यानी कि जो लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल। जो कर्नेल होता है ये हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिक्स इंटरफेस प्रदान करता है और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये किन चीज़ों को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर, या ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये एंड बी, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है यह हार्डवेयर को भी शामिल करता है और सॉफ्टवेयर को भी शामिल करता है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा, अगर हार्डवेयर नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर ही नहीं होगा, क्योंकि हार्डवेयर से ही मिलकर हमारा कंप्यूटर बना होता है, फिर उसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शामिल करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किन चीज़ों का प्रबंध करता है। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी, या ऑप्शन नंबर बी इनपुट आउटपुट डिवाइस, या ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंध करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन चीज़ों को मैनेज करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और कंप्यूटर में जो भी इनपुट आउटपुट या हार्डवेयर डिवाइस होते हैं उनको भी मैनेज करता है, और उसमें जो प्रोसेसिंग का काम होता है उसको भी मैनेज करता है। क्योंकि कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करता है, इसलिए कंप्यूटर इन सभी चीज़ों को मैनेज करता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल द ऑप्शन, यानी कि सभी ऑप्शन हमारे हैं। इनपुट डिवाइस को भी मैनेज करता है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, और जो प्रोसेसर होता है इसको भी मैनेज करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, यानी कि कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 64 बिट को सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज एक्सपी, ये ऑप्शन नंबर बी विंडोज 2000, या ऑप्शन नंबर सी विंडोज 98, या ऑप्शन नंबर डी विंडोज 95। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंडोज एक्सपी। जो विंडोज एक्सपी है ये 64 बिट को सपोर्ट करता है, जबकि विंडोज 2000 या विंडोज 95 या विंडोज 98 ये हमारे ऐसे विंडोज हैं जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि विंडोज एक्सपी जो होता है यह 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इस तरीके का स्टार्ट बटन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज 7, या ऑप्शन नंबर बी विंडोज 8, ये ऑप्शन नंबर सी विंडोज 10, ये ऑप्शन नंबर डी विंडोज एक्सपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा विंडोज 8। जो विंडोज 8 होता है इसमें हमारा स्टार्ट बटन नहीं होता है, बल्कि विंडोज 7 में भी स्टार्ट बटन होता है, विंडोज 10 में भी स्टार्ट बटन होता है, और जो विंडोज एक्सपी है इसमें भी हमारा स्टार्ट बटन होता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, विंडोज 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक टाइम में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह एक साथ कई प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये हमारे मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। एक साथ कई यूजर को भी सपोर्ट करते हैं और कई प्रकार के काम को एक साथ कर सकते हैं। लेकिन जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें हम एक साथ कई काम को नहीं कर सकते हैं और एक साथ इस पर कई यूजर काम नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स एक लोकप्रिय GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। तो जो लिनक्स होता है ये भी ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि यह GUI को सपोर्ट करता है और यह फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स एक
लोकप्रिय ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर जो GUI दिया गया है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किए गए? ऑप्शन नंबर ए 1980, या ऑप्शन नंबर बी 1989, या ऑप्शन नंबर सी 1995, या ऑप्शन नंबर डी 1985। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको 1985 में लॉन्च किया गया था, यानी कि प्रस्तावित किया गया था 1985 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1985 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रस्तावित किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि निम्न में से कौन नोटपैड का एक्सटेंशन है? यानी कि यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से नोटपैड का एक्सटेंशन कौन होता है? तो .txt क्या ये नोटपैड का एक्सटेंशन है? .ppt क्या ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है? या .rtf क्या ये नोटपैड का है? या फिर .docx? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है .txt होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर जो .ppt दिया गया है ये हमारा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पर जो .docx दिया गया है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो MS वर्ड एप्लीकेशन है उसका यहाँ पर .docx ये इसका एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड का। और यहाँ पर जो .rtf दिया गया है ये वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे .txt हमारा नोटपैड का होता है, और .ppt ये पावर पॉइंट का होता है, और .docx ये हमारा MS वर्ड का होता है, और यहाँ पर जो .rtf दिया गया है ये हमारा वर्डपैड का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए .txt। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है फैट का पूरा नाम क्या होता है? यानी कि जो फैट है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो फैट होता है फैट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फाइल एलोकेशन टेबल, ये फैट का पूरा नाम होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो ग्राफिक्स को स्टोर करना है तो उसके लिए किस बिटमैप का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए .web, या ऑप्शन नंबर बी .png, या ऑप्शन नंबर डी .axlex, या ऑप्शन नंबर सी .bmp। तो यहाँ पर ग्राफिक्स को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम .bmp नाम का जो एक्सटेंशन होता है इसका उपयोग करते हैं। यानी कि ग्राफिक्स की जो फाइल्स होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होगा .bmp होगा, और जो एक्सेल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .exlx होता है। जो PNG इमेज होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .png। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी .bmp। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है? यानी कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में इसमें से ऐसा कौन सा है जो ऑप्शन मैच नहीं करता, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए यूनिक्स इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो यूनिक्स है क्या यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या एक साथ कई कार्यों को कर सकता है? तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्यों को कर सकता है, यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑप्शन नंबर बी यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा गलत हो जाएगा, ये यूनिक्स के बारे में गलत है, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो सी नंबर में बताया गया है यूनिक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है यह मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक टाइम में कई यूजर काम कर सकते हैं। फिर ऑप्शन नंबर डी है यूनिक्स इज ए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस पे हम कई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इससे मैच खाता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है यूनिक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो यूनिक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से फ्रीवेयर कौन सा है? यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो फ्रीवेयर हमारा सॉफ्टवेयर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है गूगल। गूगल तो हमारा फ्रीवेयर है, लेकिन ये हमारा सर्च इंजन होता है। गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। यूनिक्स हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यह फ्रीवेयर नहीं है। MS ऑफिस यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे फ्रीवेयर नहीं होते हैं। लेकिन जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है ये हमारा फ्रीवेयर है, ये हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा फ्रीवेयर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लिब्रे ऑफिस इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने ट्रिपल सी का जो चैप्टर नंबर 2 है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके यहाँ पर हमने 35 MCQ क्लियर कर लिए हैं और अगले वीडियो में हम 36 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो 36 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।